एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के बाद हमारे पास जो सेकंड टॉपिक आता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो हमारे पास ड्रग है वो रिवर्सिबली लीव करेगी कहाँ से, प्लाज्मा से, यानी कि प्लाज्मा या ब्लड स्ट्रीम से, प्लाज्मा या ब्लड स्ट्रीम हम कह सकते हैं, वहाँ से ये रिवर्सिबली लीव करेगी। और कहाँ जाएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पहले तो जाएगी ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगी पहले। उसके बाद जो है देन इंट्रासेलुलरली जाएगी, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में चली जाएगी, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में चली जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। पहले हमने कहा था अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन में क्या था कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से प्लाज्मा में आना और देन प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में जाना, इसको हम कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये जो है जब आईवी ड्रग्स होती हैं, जो हम आईवी देते हैं ड्रग्स, उनमें क्या है कि वो डायरेक्टली हम दे रहे होते हैं ना आईवी के लिए। जो आईवी हम देते हैं वो डायरेक्टली हम कहाँ पे दे रहे हैं, प्लाज्मा में दे रहे हैं, प्लाज्मा ब्लड स्ट्रीम में दे रहे हैं, और वो डायरेक्टली जो है अब्जॉर्ब हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो उसमें अब्जॉर्प्शन जो है वो रोल, उसमें इतना रोल नहीं है, यानी कि अब्जॉर्प्शन जो है वो तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही हम दे ही अब्जॉर्प्टिव रूट से रहे हैं ना, आईवी दे रहे हैं, तो अब्जॉर्प्शन तो पहले ही हो जाती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फटाफट, यानी कि उसमें अब्जॉर्प्शन के लिए टाइम नहीं लगता, आईवी के लिए अब्जॉर्प्शन के लिए टाइम नहीं लगता, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फ़ौरन से हो जाती है। लेकिन जो हम ओरल ड्रग्स देते हैं उसने पहले अब्जॉर्ब होना है फिर डिस्ट्रीब्यूट। आईवी ने अब्जॉर्ब पहले ही हो चुकी है ना, आईवी हमने दिया तो ब्लड स्ट्रीम में ही दी है, अब्जॉर्ब हो चुकी है, उसके बाद फटाफट से उसकी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि इसके करेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। ये बहुत ईजी सा है, इसने प्रॉफ में बस एमसीक्यूज़ में आना होता है, फैक्टर्स आ सकते हैं एमसीक्यू में। ये है पैसिव प्रोसेस। पहली बात क्या है कि ये है पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस का मतलब ये है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, ज़ाहिर सी बात है जहाँ हाई कंसंट्रेशन होगी ड्रग की, वहाँ से उसने लो कंसंट्रेशन में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो ये पैसिव प्रोसेस है। दूसरी बात ये है कि ये नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस है, नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि अब ये हमारे पास ड्रग है 100 mg, 100 mg। अब हमारे पास जितने भी आर्गन्स हैं ना, उनमें ये ऐसे नहीं हो सकता कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके जाए, कि 10 mg जो है वो ब्रेन में जाएगी, 10 mg जो है वो किडनी में जाएगी, 10 mg लीवर में जाएगी, सब में इक्वली इक्वली, मसल्स में 10 mg, एडिपोज टिश्यूज में 10 mg, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो, जिसका ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा ना, जिस आर्गन को ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिल रही है, उसको ज़्यादा जो है ड्रग मिलेगी, उसकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ब्लड ने अल्टीमेटली मीडियम कौन सा इस्तेमाल करना है, ब्लड ही इस्तेमाल करना है, प्लाज्मा ही इस्तेमाल करना है। तो जिसको ब्लड फ्लो ज़्यादा मिलेगा उसकी, उसके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास होती हैं इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स में जो है, इंटेस्टाइन्स में ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ पे जो है अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों बहुत ज़्यादा होती हैं, इंटेस्टाइन में डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। उसके बाद जो है ब्रेन होता है, ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा वस्कुलर सप्लाई है और एक्सटेंसिव सप्लाई है। उसके बाद हमारे पास जो है हार्ट में, ठीक है, लिवर में, ठीक है, और किडनी में, ठीक है, इन आर्गन्स में सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ब्लड जो ड्रग का मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो है यहाँ ही पे जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें उसकी मसल्स की बात करें, तो मसल्स में इतनी ब्लड सप्लाई नहीं होती एज़ कम्पेयर टू ब्रेन, हार्ट, लिवर और किडनी। तो यहाँ तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जब मस्कुलर एक्टिविटी होगी तभी जो है ब्लड फ्लो बढ़ेगा। वैसे भी ब्लड फ्लो होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना ब्लड और ब्रेन में होता है, क्योंकि ये वाइटल आर्गन्स होते हैं, वाइटल आर्गन्स के लिए ब्लड फ्लो लाजमी है। तो मसल्स में इतनी जो है ब्लड फ्लो की एज सच ज़रूरत नहीं होती, मस्कुलर एक्टिविटी में तो होगी। तो ब्लड फ्लो मसल्स में कम होता है एज़ कम्पेयर टू दीज आर्गन्स। देन एडिपोज टिश्यूज़ में तो बिल्कुल ही थोड़ा होता है, नहीं इसकी निस्बत। होता सब में है, ये नहीं होता, नहीं होता, नहीं तो नेक्रोसिस हो जाएगी अगर नहीं होगा। होता सब में है, लेकिन ब्लड फ्लो इनमें कम होता है, इनमें ज़्यादा होता है। तो जिसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है वहाँ ड्रग की कंसनट्रेशन और अमाउंट भी ज़्यादा होगी, इनमें ड्रग की कंसनट्रेशन और अमाउंट भी डिफर, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि सबको यूनिफॉर्मली 10-10 mg मिल जाए, नहीं, इनको ज़्यादा मिलेगी, इनको कम मिलेगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास आता है, अच्छा इसके फैक्टर्स जो हैं वो करने वाले हैं। इन फैक्टर्स के आपको नाम आने चाहिए, फैक्टर्स के नाम और उनकी थोड़ी सी डिटेल। ठीक है, पूरी पूरी लिपनकॉट जो है उसकी जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके फैक्टर्स जो हैं वो देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग।
6 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैंने बता भी दिया, पहला ब्लड फ्लो, जिसका ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, जिस आर्गन को ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, उसको जो है ड्रग की मैक्सिमम अमाउंट मिलेगी, वहाँ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ इसका, ठीक है। पहली तो बात ब्लड फ्लो वाली होगी। दूसरा कैपलरी परमेबिलिटी, कैपलरी परमिएबिलिटी। अच्छा, इसमें ब्लड फ्लो में उन्होंने बताया हुआ है कि ना लिपनकॉट में ये लिखा हुआ है कि प्रोपोफोल जो है एनेस्थेटिक हम देते हैं तो उसका ब्लड फ्लो जो है, क्योंकि ब्लड फ्लो ब्रेन को बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है ना, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोपोफोल की वो कहाँ पे जाती है, सबसे ज़्यादा ब्लड में, ब्रेन में जाती है। तो वहाँ वो एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, एनेस्थीसिया हो जाता है, फिर उसकी कंसनट्रेशन आहिस्ता 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 कम होती है, तो बंदा जो है कॉन्शियस रीगेन कर लेता है, उसको होश आ जाता है, ठीक है। तो ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि ब्लड फ्लो उसको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। कैपिलरी परमेबिलिटी ये जो है इसको देखें कि आपने देखा होगा कि हमारे ना एक ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर है। अब बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो इसको क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक है। तो कैपिलरी परमेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, वहाँ से ड्रग ज़्यादा परमेबल होगी, वहाँ से पास कर सकती है और डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। अगर कैपिलरी परमेबिलिटी ही कम है, ठीक है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कैपिलरी से नहीं पास हो रहा। तो इसके साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ, आप CNS में भी पढ़ोगे कि हमारे पास होता है डोपा, लेवोडोपा, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ये प्रो ड्रग है, ठीक है, किसकी, डोपामीन की, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अच्छा, अब इसने कन्वर्ट होना होता है, लेकिन हम डायरेक्टली डोपामीन नहीं दे सकते किसी बंदे को, यानी कि सीनियर उसको कोई बीमारी है, ठीक है, तो हम डोपामीन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो अगर इसने क्रॉस ही नहीं करना तो इफेक्ट कहाँ से प्रोड्यूस करना है। तो इसलिए हम लिवोडोपा इसको लेते हैं। तो लिवोडोपा जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, ठीक है, अंदर जाके फिर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस किया, ठीक है, और फिर इसने डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, उसके थ्रू ये इसने कन्वर्ट होना था डोपामीन में, यानी कि लेवोडोपा जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। तो ये कैपिलरी परमेबिलिटी की बात हो रही है कि लेवोडोपा जो है वो क्रॉस कर सकती है और डोपामीन नहीं कर सकती, इसलिए हम लेवोडोपा देते हैं। सेकंड, उसके बाद थर्ड जो है वो है बाइंडिंग ऑफ ड्रग, बाइंडिंग ऑफ ड्रग। अच्छा, बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स, ये इसमें देखें, अब बाइंडिंग जो होती है ड्रग की वो 2 लेवल्स पे हो सकती है। बाइंडिंग ऑफ ड्रग जो है 2 लेवल पे हो सकती है। एक जो है वो प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर गई, फॉर एग्जांपल, ठीक है, और दूसरी जो है वो सेल के अंदर, यानी कि टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से, यानी कि न्यूक्लिक एसिड से जो है वो बाइंड कर सकती है, ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन्स के थ्रू के साथ बाइंड कर सकती है, ठीक है। तो बात ये है सिंपली कि अगर कोई भी ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड, लिपिड या प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर गई तो उसकी फ्री फॉर्म की कंसंट्रेशन और अमाउंट तो डिक्रीज़ कर गई। तो फ्री फॉर्म ने है, उस फ्री फॉर्म ने एक्ट करना था, उसने डिस्ट्रीब्यूट होना था, अब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। यानी कि ये एल्ब्यूमिन है हमारे पास, प्लाज्मा प्रोटीन, इसके साथ कोई भी ड्रग जो है बाइंड कर गई है तो इसके साथ ये कम्प्लेक्स फॉर्म में आ गई है, अब इसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना। क्या, अब एल्ब्यूमिन अब इसके साथ बाइंड हो गई, क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो सकती, वजह क्या है। वजह ये है कि एल्ब्यूमिन जो है वो हैवी हैवी प्रोटीन है, इसका मालिकुलर वेट जो है तो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा है ये हमारे पास ब्लड वेजल है, इसमें ब्लड सेल्स हैं, ये प्लाज्मा है सारा। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन अब इसको क्रॉस नहीं कर सकती। वो प्रोटीन, वो जो ड्रग थी, हो सकता है वो खुद क्रॉस कर सकती हो इसको, लेकिन अब एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर गई है तो इसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना। तो जो ड्रग की फ्री फॉर्म होती है वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, लेकिन अगर वो किसी भी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स के साथ बाइंड कर गई और उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो गया तो उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना। तो ये बाइंडिंग ऑफ ड्रग भी हो गया। उसके बाद जो है चौथा फैक्टर जो है हमारे पास लिपोफिलिसिटी, लिपोफिलिसिटी। ज़ाहिर सी बात है, कोई ड्रग लिपोफिलिक होगी तो ही वो डिफरेंट लेवल्स पे मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर वो लिपोफिलिक नहीं है तो वो उसने अब ना तो अब्जॉर्ब होना है ना डिस्ट्रीब्यूट होना है। और उसके बाद लिपोफिलिसिटी के साथ आयनाइजेशन, मैंने ये पहले लेक्चर में बताया था दूसरे में कि कोई भी ड्रग जो होगी वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में ही अब्जॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। अगर इसकी आयनाइज्ड फॉर्म होगी तो वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकती। तो आयनाइजेशन भी है जो इसको अफेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास जो होता है मॉलिक्यूलर साइज़, मॉलिक्यूलर साइज़ ऑफ ड्रग, ठीक है,
मालिक्यूलर साइज़, अगर उसका मालिक्यूलर साइज़ ज़्यादा है तो वो भी हाइंड्रेस क्रिएट कर सकता है उसकी डिस्ट्रीब्यूट होने में। तो ये चार चीज़ें होगी, एक तो ब्लड फ्लो हो गया, इसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद कैपिलरी परमेबिलिटी, इसके साथ भी डायरेक्ट है। बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर टू द इंट्रासेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। उसके बाद चौथा फैक्टर जो होता है लिपोफिलिसिटी, आयनाइजेशन, मॉलिक्यूलर साइज़ ऑफ ड्रग्स। पांचवा फैक्टर जो है वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं नेक्स्ट पढ़ाता हूँ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडी कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जनरल फैक्टर्स आ जाते हैं, एज का फैक्टर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रेगनेंसी, ठीक है, लैक्टेशन वगैरह, इनमें भी ना जो है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इफ़ेक्ट होती है। ओबेसिटी, कोई बंदा बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ेक्ट होगी, या फिर डिफरेंट उसको डिजीज़ हैं, वस्कुलर डिजीज़ हैं, ठीक है, तो इसमें भी इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ये 6 फैक्टर थे। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैं अभी पढ़ाता हूँ। तो ये 6 फैक्टर जो हैं यही अगर आएँ तो यही आते हैं, नहीं तो एमसीक्यूज़ ही आता है इनमें से। तो ये आपने 6 फैक्टर जो हैं ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आस्पी भी आती होती है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ज़ाहिर है कोई वॉल्यूम होगा, नाम से ज़ाहिर है कि कोई वॉल्यूम होगा, ठीक है जी। वॉल्यूम है, वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है बॉडी का कि इंटायर ड्रग, जो हमने ड्रग दी उसको कंटेन करने के लिए जितना वॉल्यूम उसको रिक्वायर्ड होगा उसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हमने 10 mg ड्रग देनी है, ठीक है, और उस 10 mg ड्रग को कंटेन करने के लिए बॉडी का कितना वॉल्यूम चाहिए उसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया, ठीक है। जो लिपन कोर्ट में डेफिनेशन लिखी हुई है, द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डिफाइंड एज द फ्लूइड वॉल्यूम दैट इज़ रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए होता है टू कंटेन द इंटायर ड्रग इन द बॉडी। यानी कि जो हमने पूरी की पूरी ड्रग की कंसनट्रेशन और अमाउंट देनी है उसको करने, उसको ना कंटेन करने के लिए जितना वॉल्यूम हमें चाहिए होता है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और यानी कि एट द सेम कंसनट्रेशन मेजर्ड इन द प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा में जितनी हमने कंसनट्रेशन दी है, 10 mg दी है, 5 mg दी है, उस हिसाब से। अच्छा, इसका फार्मूला क्या है जी? वी डी इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, ठीक है, और प्लाज्मा कंसनट्रेशन एट ज़ीरो टाइम, जितनी प्लाज्मा कंसनट्रेशन ज़ीरो टाइम, ये एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अमाउंट और कंसनट्रेशन में ना फ़र्क होता है। अमाउंट और कंसनट्रेशन में क्या होता है? फ़र्क होता है। अच्छा, अमाउंट क्या है जी? ग्राम्स में हो सकती है, mg में हो सकती है, या कोई भी आप प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, यानी कि mg ग्राम। लेकिन ये जो है ये ग्राम पर लीटर, mg पर लीटर, कंसनट्रेशन जो होती है वो किसी रेफरेंस के हिसाब से होती है, यानी कि 1 लीटर में हमने देखा इतने मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं इतने, तो ये देखना चाहिए। तो इसकी हमें फिर यूनिट क्या नज़र आएगी? इसकी हम अमाउंट देख रहे हैं, mg कर लो, ठीक है। अब कंसनट्रेशन क्या आई? mg पर लीटर, ठीक है। तो ये mg से कट गया, लीटर ऊपर चला गया, तो इसकी लीटर यूनिट आ गई है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम की लीटर, या फिर आप जो भी लीटर यूज़ करें, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इसका फार्मूला हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब एक और चीज़ है, वो कंसेप्ट बेस है, वो आपको बताता हूँ, चलें। अब जो अभी लिखूंगा ये आपने नोट कर लेना अपनी बुक पे, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। हमारी टोटल बॉडी वॉल्यूम कितना है, ये फिजियो में आपने पढ़ा ही होगा। टोटल बॉडी बॉडी जो फ्लूइड है वो कितना है? टोटल बॉडी फ्लूइड जो है हमारी बॉडी का कितना है? ये है 42 लीटर्स। कितना है टोटल जो है वो? कितना है? 42 लीटर्स। अब इसमें भी आगे से दो डिवीजन्स आ जाती हैं। कौन कौन सी? एक है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर भी अब डिफरेंट है ना, यानी कि इसमें एक तो प्लाज्मा आ जाता है ना,
ब्लड, ठीक है, ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्लाज्मा। और एक होता है सेल के बाहर यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इनका आपको पता होना चाहिए कितने कितने होते हैं, फिर आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आएगी अच्छी तरह। टोटल बॉडी की फ्लूइड कितना है, 42 लीटर है, 42 लीटर्स। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर प्लाज्मा का कितना है, प्लाज्मा का होता है 4 लीटर्स। प्लाज्मा कितना होता है, 4 लीटर्स। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना होता है, 10 लीटर्स। प्लाज्मा कितना होता है, 4 लीटर्स। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना होता है, 10 लीटर्स। एक्स्ट्रा सेलुलर टोटल मिला कितना हुआ, 14 लीटर्स। बाकी जो 28 रह जाता है वो इंट्रा सेलुलर है, ठीक है। टोटल कितना था, 42, 42। इसको डिवाइड करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर में। एक्स्ट्रा सेलुलर 14 हो गया और इंट्रा सेलुलर 28। 14 में से आगे डिवीजन है, प्लाज्मा 4 लीटर है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो 10 लीटर है। अच्छा, अभी कंसिडर करते हैं, ये देखें ज़रा, ये हमारे पास है ब्लड वेसल, ठीक है। ये ब्लड वेसल बन गई। उसके बाद ये हमारे पास जो है कोई भी टिश्यू कर लें, फॉर एग्जांपल लिवर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है लिवर बन गया। ये हेपेटोसाइट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि हमारे पास ये है ड्रग का मॉलिक्यूल, डी मॉलिक्यूल है ड्रग का मॉलिक्यूल। अब इसमें ये है कि अगर ड्रग का मॉलिक्यूल, अब कई दफ़ा ऐसे होता है, अब इसको ना हम, ये मैं पहले बता दूं, ये है, इसमें प्लाज्मा है और सेल्स भी होंगे, ऑब्वियसली हमारा कंसर्न प्लाज्मा से है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो होगा सेल्स के यानी कि टिश्यू के अंदर, सेल्स के दरमियान, ये हमारे पास कौन सा फ्लूइड होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। इंटर टिश्यू में इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। सेल्स के बाहर और टिश्यू के अंदर जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया। अब सेल के अंदर कौन सा फ्लूइड होगा, सेल के अंदर जो है वो फ्लूइड होगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इतनी समझ आ रही है। क्या है जी, प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा की बात हो गई। ये ब्लड वेसल होगी, ये वाली, ये क्या है जी, ब्लड वेसल। ये ड्रग मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये प्लाज्मा है, ये हमारे पास लिवर है और ये हेपेटोसाइट्स हो गए। और हेपेटोसाइट्स के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और जो हेपेटोसाइट्स के दरमियान और टिश्यू में पूरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। अब कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो ड्रग है इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना हाई होता है कि ये जो पोर्स होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स यहाँ पे बने होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स, फ्लैटेंड न्यूक्लियस, इसमें हमारे पास पोर होते हैं आपस में यहाँ इनके दरमियान, तो इसमें से पास नहीं कर पाती। कई बार ये होता है कि इसका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, कई बार मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, और कई बार ऐसे होता है कि ड्रग जो है वो किसी प्रोटीन के साथ बाइंड होती है, तो यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाती, यहाँ पे इसको, इस बैरियर को क्रॉस करके वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती। तो अगर वो प्लाज्मा से आगे बाहर नहीं जा रही किसी ऑर्गन में, तो इसका मतलब है वो सिर्फ प्लाज्मा में ही रहेगी, वो ना तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएगी, इंट्रासेलुलर तो दूर, वो इंटरस्टिशियल में भी नहीं जा पाएगी क्योंकि इसको वो क्रॉस नहीं कर पा रही। रीजंस क्या हैं, रीज़न ये हैं कि हाई मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है, या फिर बाउंड, वो बाउंड फॉर्म में होगी किसके साथ, प्रोटीन्स के साथ, या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ बाइंड हो सकती है वो। तो नहीं जा रही अगर, तो यानी कि वो ड्रग जो है वो प्लाज्मा में ही रहेगी, ठीक है। तो प्लाज्मा का वॉल्यूम टोटल कितना है, 4 लीटर्स, ठीक है। तो हमने क्या पता लगवा लिया कि इस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितना होगा, 4 लीटर्स, क्योंकि वो सिर्फ प्लाज्मा में है। इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 4 लीटर्स। अब अगर ये होता है कि इस ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट कम है, कोई ऐसी ड्रग आ गई उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, या फिर और वो प्रोटीन के साथ बाउंड भी नहीं है, और वो यहाँ से जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इनको क्रॉस कर जाती है, और क्रॉस करके इसने कहाँ पे आना है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आना है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गई, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो ड्रग प्लाज्मा में भी जा रही है और प्लाज्मा को क्रॉस करके वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी आ रही है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम कितना था, 10 लीटर्स,
10 लीटर्स। तो इसका मतलब ये है कि जो ड्रग की बात हम अभी कर रहे हैं वो 4 लीटर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के 10 लीटर वाले वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, 4 जमा 10 जो है 14 लीटर्स उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, ये ड्रग की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस किस कंपार्टमेंट में जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास और अब क्वेश्चन ये था, अगर वो इंटरस्टिशियल में गई तो इंटरसेलुलर में क्यों नहीं गई? ये इस वजह से कि ड्रग की हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी की वजह से। अगर वो कोई ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो वो नहीं जा पाएगी, लिपोफिलिक जाएगी ना। तो इसमें पहली जो प्रॉब्लम आई थी उसमें ये था कि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा था, वो उस कंपार्टमेंट में ही नहीं निकल ही नहीं सकी यहाँ से, तो 4 लीटर। अब ये है कि मॉलिक्यूलर वेट तो कम हो गया, ठीक है, लेकिन वो हाइड्रोफिलिक है, वो सेल के अंदर नहीं जा पा रही, तो वो प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल में तो गई लेकिन इंट्रासेलुलर नहीं गई, तो उसका 14 लीटर वॉल्यूम होगा। अब एक ऐसी ड्रग है जिसका वॉल्यूम जो मॉलिक्यूलर वेट भी कम है, उसने प्लाज्मा को क्रॉस कर दिया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गई, साथ में वो लिपोफिलिक भी है, इसका मतलब है वो इन सेल्स के अंदर भी जाएगी, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएगी। तो इसका वॉल्यूम कितना है, 28 लीटर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, यानी कि वो प्लाज्मा में थी, यानी कि प्लाज्मा में भी जा सकती है, जमा प्लस करें इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है 10 लीटर उसमें भी गई, प्लस उसके बाद इंट्रासेलुलर भी गई क्योंकि वो लिपोफिलिक है, तो 28 ये भी। तो इसका जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 42 लीटर्स आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आ गई। तो वो जो हमने पहला केस डिस्कस किया था प्लाज्मा वाला, यानी कि वो ड्रग्स जो प्लाज्मा तक ही महदूद रहती हैं, उसकी एग्जाम्पल है हेपारिन। ठीक है, एंटी कोगुलेंट होती है हेपारिन, ठीक है, उसकी एक एग्जांपल ये है। दूसरा जो हमने कहा कि प्लाज्मा में गई, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गई लेकिन इंट्रासेलुलर नहीं जा सकी, उसकी एग्जांपल होती है माइनोग्लाइकोसाइड, ये एंटीबायोटिक है। माइनोग्लाइकोसाइड ये एंटीबायोटिक है, ये नाम आपको आने चाहिए, एक एक नाम तो आना चाहिए ना कम से कम। हेपेरिन है, माइनोग्लाइकोसाइड हो गया। अब तीसरी एग्जांपल जो है, जो प्लाज्मा में भी थी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी थी, इंट्रासेलुलर भी गई, उसकी एग्जांपल में एथानोल है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। ये आपका जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका हो गया। अब इसके यूजेस की बारी आई, ये आपका इसके यूजेस क्या हैं? इसके यूजेस दो हैं। प्रॉफ का क्वेश्चन आता है कि दो यूजेस लिखें। पहला ये है कि इससे ना आप एक तो वॉल्यूम ऑफ क्या कहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग डोज जो है वो कर सकते हो। लोडिंग डोज जो है वो आपका लास्ट टॉपिक है, तो उसमें आप देखोगे कि लोडिंग डोज की कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले में ना आ रहा होता है, वीडी भी आ रहा होता है, यानी कि लोडिंग डोज कैलकुलेट करने के फार्मूले में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए हम जो है वीडी को यूज़ कर सकते हैं लोडिंग डोज कैलकुलेट करने के लिए। एक इसका ये है। दूसरा यूज़ क्या है कि हाफ़ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हाफ़ लाइफ जो है इसके फार्मूले में भी आएगा। हाफ़ लाइफ भी मैं पढ़ाता हूँ अभी, तो उसके फार्मूले में भी आता है। हाफ़ लाइफ अगर आपको पता चल गई है तो आपको किसी ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी पता चल सकता है ना। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या मतलब कि अगर किसी की हाफ़ लाइफ ज़्यादा है, वो ज़्यादा देर तक ब्लड में रहेगी, प्लाज्मा में रहेगी, तो अपना असर दिखाती रहेगी, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनमें हम जो है यूजेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इम्प्लाई कर सकते हैं। चलो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसमें मैंने बता दिया था कि वी डी इज़ इक्वल टू जो हमारे पास अमाउंट आती है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, ठीक है, और प्लाज्मा कंसनट्रेशन एट ज़ीरो टाइम। तो इसकी एम जी कंसनट्रेशन थी, इसकी एम जी पर लीटर थी, तो इस एम जी से काट के लीटर यूनिट आ गई। तो ये फार्मूला और यूनिट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग हाफ लाइफ, ये प्रॉफ का क्वेश्चन है। उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अपेरेंट वॉल्यूम, ये समझना बहुत ज़रूरी है जी। अपेरेंट वॉल्यूम, अपेरेंट वॉल्यूम क्या है? वी को ही कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ही अपेरेंट वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या है? अपेरेंट वॉल्यूम। अपेरेंट वॉल्यूम का क्या मतलब है? यानी कि रियल नहीं है, सिर्फ अपेरेंट है, नाम का ही है। क्या मतलब? अब हमने जो जितनी भी बातें की पीछे, वो क्या थी कि कोई प्लाज्मा में रह रही है ड्रग, ठीक है, कोई जो है प्लाज्मा को क्रॉस करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी आ रही थी, ऐसा ही है, और कोई जो है वो इंट्रासेलुलरली भी आ रही थी, यानी कि टोटल बॉडी वाटर में वो आ रही थी, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी आ रही थी। अब वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी ड्रग है वो सिर्फ प्लाज्मा में रह जाए, या कोई भी ड्रग है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चली जाए या इंट्रासेलुलर चली जाए, ऐसा नहीं होता। ये कोई बाउंड्रीज नहीं है, ये बहुत रेयर चांसेस होती हैं कि कोई ड्रग सिर्फ एक कंपार्टमेंट तक ही अपने आप को महदूद करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
तो इसमें ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको अपेरेंट वॉल्यूम कहते हैं, अपेरेंट वॉल्यूम भी कहते हैं, कि प्लाज्मा कोई ड्रग ऐसी नहीं होती है कि सिर्फ प्लाज्मा में रह जाए और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कोई एक चली जाए या इंटरसेलुलर फ्लूइड में। ये जो ड्रग्स होती हैं ये अपने आप को वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि थोड़ी कंसनट्रेशन इंटरसेलुलर गई है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि इसमें गई ही नहीं और इसमें सारी की सारी इसमें रह गई है। थोड़ी कंसनट्रेशन इसमें भी जाती है, इसमें भी जाती है, तो ये अपेरेंट है, ये बिल्कुल ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अ ड्रग रेयरली एसोसिएट्स एक्सक्लूसिवली विद ओनली वन ऑफ द वाटर कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉडी, और वास्ट मेजोरिटी जो होती है वो एविडली बाइंड करती है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ। तो ऐसा नहीं होता। तो हम जो बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, ये सिर्फ क्या है, अपेरेंट वॉल्यूम है, सिर्फ अपेरेंट वॉल्यूम है। ये प्रॉफ का क्वेश्चन है जी कि अपेरेंट वॉल्यूम क्यों कहते हैं, तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ इसमें लिखना होता है और एक बात है जो मेंशन करने वाली है, फैक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन हाफ लाइफ। ये देखते हैं, ये हमारे पास जो है 2023 का जो है अभी रिसेंट प्रॉफ हुआ है उसमें आया हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या है जी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और हाफ लाइफ, इसमें आपने हाफ लाइफ का फार्मूला लिखना होता है। ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में 11th चैप्टर में, हाफ लाइफ इज़ इक्वल टू 0.693 और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अवर क्लियरेंस। तो इस फार्मूले, ये आपने फार्मूला लिखना होता है वहाँ पे। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और हाफ लाइफ का आपस में क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जिस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो उसकी हाफ लाइफ भी क्या होगी, ज़्यादा। ये तो हमने प्रूव कर लिया फार्मूला के थ्रू। अब इसको बाय कंसेप्ट और थियोरेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा है, व्हाट डज़ इट मीन, इसका मतलब ये है कि वो इंट्रासेलुलरली है, वो यानी कि वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट तक गई हुई है, ऐसा ही है। यानी कि वो वो इसका मतलब ये है कि वो प्लाज्मा को भी क्रॉस कर गई है, ठीक है, ड्रग, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को भी क्रॉस कर गई है, ठीक है, और उसको करने के बाद इंट्रासेलुलरली भी चली गई है। यही है ना मतलब इसका, कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अगर उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता तो वो सिर्फ प्लाज्मा तक ही महदूद रहती। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका इंटरमीडिएट होता तो वो सिर्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड तक रहती। लेकिन अगर किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो इंट्रासेलुलर लेवल तक गई हुई है। तो अगर कोई ड्रग इंट्रासेलुलर लेवल तक गई हुई है तो इसका मतलब है कि ड्रग जो है सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ड्रग सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है। अब ड्रग सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा है तो इसको सेल के अंदर अकोमोडेट कर रही है, तो अब इसको लिवर, किडनी तक लेके जाएगा कौन, ठीक है। अब यानी कि ये एक्सक्रीटरी आर्गन्स तक नहीं जा सकती। अगर ये एक्सक्रीटरी आर्गन्स तक नहीं जा सकती तो ड्रग एक्सक्रीट और मेटाबोलाइज कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि लिवर जो है इसको मेटाबोलाइज करेगा, ठीक है, इसके मेटाबोलाइट्स बनाएगा, इसको इनएक्टिव करेगा, इसकी कंसंट्रेशन और अमाउंट डिक्रीज़ होगी। किडनी ने इसको एक्सक्रीट करना होता है। तो अगर ड्रग ही सारी सेल के अंदर पड़ी हुई है तो लिवर और किडनी तक तो नहीं जा सकती। यानी कि इंट्रासेलुलरली है ना, इंट्रासेलुलर है, इसका मतलब ये है कि लिवर इसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकता। इसको किडनी जो है वो, किडनी में जब इसने आना है तो इसको प्लाज्मा में आने की ज़रूरत है ना। अब इसने मीडिया क्या यूज़ करना होता है, कोई भी ड्रग जो है उसने एक्सक्रीट होना है, उसने मेटाबोलाइज होना है, तो मीडियम कौन सा उसने यूज़ करना है, उसने ब्लड, प्लाज्मा, यही सारा यूज़ करना होता है, लिम्फेटिक्स वगैरह ये यूज़ करने होते हैं। तो सारी ड्रग जो है सेल के अंदर टिश्यूज़ में अकोमोडेट हुई हुई है, बॉडी टिश्यूज़ में, तो जो एक्सक्रीटरी आर्गन्स हैं उसमें नहीं जा रही। तो अगर वो उसमें जा ही नहीं रही तो उसकी कंसंट्रेशन और अमाउंट डिक्रीज़ नहीं हो रही। अगर उसकी अमाउंट डिक्रीज़ नहीं हो रही, इसका मतलब है कि उसकी हाफ़ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, वो ज़्यादा देर तक अपना असर दिखाती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो उसकी हाफ़ लाइफ भी ज़्यादा है। तो ये हो गया। उसके बाद जी ये जो आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक है ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो है ड्रग क्लियरेंस तो मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। ये नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है जी।